निकोलस विलियम लीसन, जिनका जन्म 1967 में हुआ था, एक इंग्लिश डेरिवेटिव ट्रेडर के रूप में कुख्यात हो गए, जिनके अनधिकृत और सट्टा व्यापारों के कारण 1995 में बैरिंग्स बैंक का पतन हुआ। उनकी जोखिमपूर्ण वित्तीय गतिविधियों से भारी नुकसान हुआ और यह मामला वित्तीय धोखाधड़ी के इतिहास में सबसे बदनाम घटनाओं में से एक बन गया। लीसन को उनके कार्यों के लिए कानूनी परिणाम भुगतने पड़े और उन्हें सिंगापुर की एक अदालत में वित्तीय अपराधों का दोषी ठहराया गया। उन्होंने चांगी जेल में 4 साल से अधिक की सजा काटी। यह घटना वैश्विक वित्तीय ढांचे पर गहरा असर डाल गई और बैंकिंग नियमों तथा जोखिम प्रबंधन प्रथाओं पर व्यापक पुनर्विचार शुरू हुआ। अपने अतीत के बावजूद लीसन ने 2005 से 2011 के बीच लीग ऑफ आयरलैंड क्लब गॉलवे यूनाइटेड में सीनियर मैनेजमेंट की भूमिकाएं निभाई। हालांकि उनके कार्यकाल के दौरान क्लब को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें सीईओ पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद लीसन ने पब्लिक स्पीकिंग में करियर बनाया, जहां वे अपने अनुभवों के आधार पर जोखिम प्रबंधन और कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व पर विचार साझा करते हैं। निक लीसन की कुल संपत्ति लगभग $3 मिलियन है। निक लीसन का जन्म वॉटफोर्ड, हर्टफोर्डशायर में हुआ और उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन एक काउंसिल एस्टेट में बिताया। उनके पिता स्वरोजगार प्लास्टरर थे और उनकी मां एक नर्स थी। एक वर्किंग क्लास परिवार में पले बड़े लीसन की परवरिश सीमित संसाधनों और कड़ी मेहनत के बीच हुई। लीसन ने गैरस्टन के पास पमाइटर स्कूल में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। पढ़ाई में चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उन्होंने 1985 में 6th फॉर्म से 6 O लेवल्स और 2 A लेवल्स अंग्रेजी साहित्य और इतिहास में पास किए। खास बात यह रही कि उन्हें गणित में कठिनाई हुई और वे तीसरे विषय में असफल रहे। शिक्षा पूरी करने के बाद लीसन ने कुड्स प्राइवेट बैंक की लोम्बार्ड स्ट्रीट शाखा में क्लर्क की नौकरी के साथ अपने पेशेवर सफर की शुरुआत की। वहां उन्होंने पेपर चेक सेटल करना और क्लाइंट अकाउंट्स का प्रबंधन जैसे कार्य किए, जो आगे के वित्तीय क्षेत्र में उनके अनुभव की नींव बने। 1987 में लीसन मॉर्गन स्टैनली की फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बैक ऑफिस में चले गए, जहां उन्होंने लिस्टेड डेरिवेटिव्स के लेन देन को क्लियर और सेटल करने का कार्य किया। फ्रंट ऑफिस में तरक्की की सीमित संभावनाओं के चलते उन्होंने 2 साल बाद बैरिंग्स बैंक ज्वाइन किया, जहां उन्हें शुरुआती तनख्वाह £12,000 प्रति वर्ष दी गई। बैरिंग्स में शामिल होने के कुछ ही समय बाद लीसन को 4 अन्य सेटलमेंट विशेषज्ञों के साथ हांगकांग भेजा गया, ताकि बैंक के जकार्ता बैक ऑफिस की परिचालन समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस अनुभव ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संचालन और वित्तीय जटिलताओं की गहरी समझ दी। जकार्ता में लीसन ने बैरिंग्स के £100 मिलियन के बकाया शेयर प्रमाण पत्रों का प्रबंधन किया। यह भूमिका उनके बढ़ते प्रभाव और जटिल वित्तीय लेन देन को संभालने की कुशलता को दर्शाती है। जकार्ता की पोस्टिंग के बाद लीसन सितंबर 1991 में लंदन लौटे, जहां उन्हें आंतरिक धोखाधड़ी के एक मामले की जांच का कार्य सौंपा गया। इस जांच में उन्होंने संगठन के भीतर धोखाधड़ी का पता लगाने की अपनी समस्या सुलझाने की क्षमता और सूक्ष्मता का परिचय दिया। अप्रैल 1992 में बैरिंग्स बैंक ने सिंगापुर में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ऑफिस खोलने का रणनीतिक निर्णय लिया और निक लीसन को जनरल मैनेजर नियुक्त किया गया। उन्हें SIMX, सिंगापुर इंटरनेशनल मॉनेटरी एक्सचेंज, फ्रंट और बैक ऑफिस दोनों के संचालन की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया। सिंगापुर स्थानांतरण से पहले लीसन को यूके में ब्रोकर लाइसेंस देने से मना कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपने आवेदन में धोखाधड़ी की थी। इस बाधा के बावजूद न तो लीसन और न ही बैरिंग्स ने इस तथ्य को सिंगापुर में उनके लाइसेंस आवेदन के समय प्रकट किया, जो बाद में गंभीर परिणामों का कारण बना। शुरुआत में लीसन के सट्टा व्यापार ने बैरिंग्स के लिए उल्लेखनीय लाभ अर्जित किए। उनके ट्रेड से £10 मिलियन का मुनाफा हुआ, जो बैंक के वार्षिक लाभ का 10% था। इस सफलता के बाद उन्हें बड़ा बोनस मिला और संगठन में उनका कद और बढ़ गया। लेकिन पर्दे के पीछे लीसन ने अनधिकृत और सट्टा व्यापार शुरू कर दिए और अपने घाटों को छिपाने के लिए धोखाधड़ी का सहारा लिया। लीसन ने बैरिंग्स के एक एरर अकाउंट का उपयोग अपने ट्रेडों से हुए नुकसान को छिपाने के लिए किया। शुरू में उन्होंने दावा किया कि यह खाता उनके अधीनस्थों की गलतियों को सुधारने के लिए है, लेकिन जल्द ही उन्होंने इसका उपयोग अपने नुकसान और अन्य कर्मचारियों के घाटे को छुपाने के लिए करना शुरू कर दिया और नुकसान की सच्चाई छिपाने के लिए और अधिक धोखेबाज तरीकों को अपनाया। लीसन के कार्य आपराधिक तब बने जब उन्होंने 500 कॉन्ट्रैक्ट्स की एक बड़ी विसंगति का समाधान नहीं किया, जिससे बैरिंग्स को $1 करोड़ 77 लाख का नुकसान हुआ। इस भारी गलती को छिपाने और अपनी नौकरी
नौकरी बचाने के लिए लीसन ने इसे एरर अकाउंट में छिपा दिया। यही वह मोड़ था जहां से संकट ने खतरनाक रूप लेना शुरू किया। हालांकि लीसन ने दावा किया कि उन्होंने कभी इस खाते का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया। बाद की जांच में लगभग $35 मिलियन उनके विभिन्न बैंक खातों से जुड़े पाए गए। इस खोज ने वित्तीय कुप्रबंधन और धोखाधड़ी की उस गंभीरता को उजागर किया जिसने अंततः बैरिंग्स बैंक के पतन का कारण बना। 1992 के अंत तक एरर अकाउंट में नुकसान £2 मिलियन तक पहुंच गया और 1994 के अंत तक यह £208 मिलियन हो गया। लीसन की डबलिंग रणनीति, जिसमें वे नुकसान की भरपाई के लिए दाम दोगुना कर देते थे, विनाशकारी सिद्ध हुई क्योंकि नुकसान बढ़ता ही गया। 1993 में सफलता से उबरने के बाद उन्होंने दोबारा एरर अकाउंट का उपयोग न करने का वादा किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने फिर से अपनी हानियों को छिपाने के लिए वही तरीका अपनाया और फर्जी कहानियां गढ़कर लंदन से अतिरिक्त धन की मांग की ताकि उनके जोखिमपूर्ण व्यापारों को जारी रखा जा सके। लीसन का पतन 16 जनवरी 1995 को किए गए एक विनाशकारी शॉर्ट स्ट्रैडल ट्रेड के कारण शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने जापानी स्टॉक मार्केट में बड़े उतार चढ़ाव के खिलाफ सट्टा लगाया था। लेकिन अगले दिन 17 जनवरी को आए ग्रेट हंशन भूकंप ने एशियाई बाजारों को पूरी तरह प्रभावित किया और लीसन के नुकसान को और बढ़ा दिया। इन नुकसानों की भरपाई के लिए लीसन ने और भी अधिक जोखिम भरे ट्रेड किए, जिससे अंततः भारी नुकसान हुआ। नुकसान £727 मिलियन तक पहुंच गया, जो बैरिंग्स बैंक की कुल ट्रेडिंग पूंजी से दोगुना था और बैंक का दिवालिया होना तय हो गया। यूनाइटेड किंगडम के सबसे पुराने मर्चेंट बैंक बैरिंग्स को 26 फरवरी 1995 को दिवालिया घोषित कर दिया गया। जब उसे बचाने का प्रयास असफल रहा, लीसन सिंगापुर से भाग निकले और एक माफीनामा छोड़ गए। उन्हें फ्रैंकफर्ट में गिरफ्तार किया गया और 20 नवंबर 1995 को सिंगापुर प्रत्यर्पित कर दिया गया। लीसन ने कई आरोपों को स्वीकार किया, जिनमें बैंक के लेखा परीक्षकों को धोखा देना और सिंगापुर एक्सचेंज को ठगना शामिल था। उन्हें चांगी जेल में 6.5 साल की सजा सुनाई गई। कोलन कैंसर के निदान के कारण गंभीर आशंकाओं के बावजूद लीसन जीवित रहे और जुलाई 1999 में अपनी सजा का 2/3 हिस्सा काटने के बाद रिहा हुए। उनकी आत्मकथा रोग ट्रेडर, जिसमें उन्होंने अपने कार्यों का विवरण दिया, बड़ी समीक्षाएं मिली, लेकिन इसने बैंकिंग निगरानी और जोखिम प्रबंधन की कमियों को उजागर किया। जेल से रिहा होने के बाद लीसन ने शैक्षणिक रुचियां अपनाई। इसके बाद उन्होंने कीनोट स्पीकर और आफ्टर डिनर वक्ता के रूप में करियर बनाया, जहां वे हर महीने लगभग 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे। लीसन ने गॉलवे यूनाइटेड एफसी में कई भूमिकाएं निभाई। अप्रैल 2005 में कॉमर्शियल मैनेजर के रूप में शुरुआत की और जुलाई 2007 तक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए। हालांकि क्लब की वित्तीय समस्याओं के चलते फरवरी 2011 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मार्च 2023 में लीसन रेडमिस्ट मार्केट एनफोर्समेंट यूनिट से जुड़े, जो कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस फर्म है और जिसका नेतृत्व पूर्व ब्लैक क्यूब ऑपरेटिव सेठ फ्रीडमैन कर रहे हैं। इस नई भूमिका में लीसन वित्तीय कदाचार की जांच पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसमें वे अपने वित्तीय अनुभव का उपयोग कर रहे हैं। जून 2005 में लीसन ने बैक फ्रॉम द ब्रिंक, कोपिंग विद स्ट्रेस नामक पुस्तक प्रकाशित की, जो रॉक ट्रेडर की कहानी का अगला भाग थी। इस पुस्तक में उन्होंने तनाव से निपटने के अनुभव साझा किए और मनोवैज्ञानिक इवान टायरेल के साथ बातचीत शामिल की। यह साहित्यिक योगदान पाठकों को उनके व्यक्तिगत संघर्ष और मानसिक सहन शक्ति की झलक देता है। लीसन ने 2013 में टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा, जब वे टीवी 3 पर प्रसारित सेलिब्रिटी अप्रेंटिस आयरलैंड में नजर आए। इस रियलिटी शो में उनकी भागीदारी ने उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व का एक नया पक्ष दर्शकों के सामने रखा। लीसन का कुख्यात मामला सिंगापुर के आपराधिक इतिहास का हिस्सा बन गया और ई बुक गिल्टी एज चार्ज्ड 25 क्राइम्स दैट हैरीज हैव शेयर्ड इन सिंगापुर साल 966 में प्रकाशित हुआ। यह प्रकाशन देश के इतिहास की प्रमुख आपराधिक घटनाओं को रेखांकित करता है, जिनमें लीसन की कहानी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लीसन की विरासत साहित्य और टेलीविजन से भी आगे तक फैली हुई है, जैसा कि बैरिंग्स घोटाले से संबंधित उनके ट्रेडिंग जैकेट की नीलामी से स्पष्ट होता है। मीडिया रिपोर्ट्स ने लीसन की जैकेट की बिक्री का विवरण दिया, जो दर्शाता है कि उनके द्वारा की गई वित्तीय तबाही में आज भी लोगों की गहरी रुचि है। लीसन का लोकप्रिय संस्कृति पर प्रभाव रोग ट्रेडर फिल्म के अंत में क्रेडिट में नाम से भी दिखता है, जो बैरिंग्स बैंक के $1 चार्टिंग बिलियन नुकसान को नाटकीय रूप में प्रस्तुत करती है। उनका नाम वित्तीय कुप्रबंधन और धोखाधड़ी के गंभीर परिणामों की एक स्थायी यादगार बन गया है।
लीसन का निजी जीवन उनके पेशेवर जीवन से जुड़ गया जब उन्होंने 1992 में लिसा सिम्स से शादी की। दोनों की मुलाकात बैरिंग्स जकार्ता के ऑफिस में हुई थी, लेकिन लीसन की गिरफ्तारी के बाद वे अलग हो गए और सिम्स ने वर्जिन अटलांटिक में फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी चुन ली। चांगी जेल से रिहा होने के बाद लीसन को दोबारा प्रेम मिला और उन्होंने 2003 में आयरिश ब्यूटिशियन लियोना डॉर्मे से शादी की। यह रिश्ता उनके जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक था, जो विपरीत परिस्थितियों में उनके संघर्ष और पुनर्निर्माण की क्षमता को दर्शाता है। लीसन के एक रोग ट्रेडर के रूप में अनुभवों ने 2 प्रमुख पुस्तकों को प्रेरित किया। पहली, रोग ट्रेडर, हाउ आई ब्रॉट डाउन बेरिंग्स बैंक एंड शुक द फाइनेंशियल वर्ल्ड, जिसे एडवर्ड फिटली के साथ सह लेखक के रूप में लिखा गया, और दूसरी, बैक फ्रॉम द ब्रिंक, कोपिंग विद स्ट्रेस, जिसमें इवान टायरल के साथ उन्होंने तनाव और जीवन की कठिनाइयों से निपटने की कहानी साझा की। दोनों पुस्तकें लचीलापन और मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में गहरी समझ प्रदान करती हैं। निक लीसन की विरासत एक ऐसी कहानी है जिसमें जीत और हार दोनों शामिल हैं, जो वित्तीय जगत में अंतर्निहित जोखिमों और परिणामों को दर्शाती है। बेरिंग्स बैंक के पतन में उनकी भूमिका ने उन्हें बदनाम कर दिया, लेकिन उनकी कहानी बिना रोक टोक की महत्वाकांक्षा और अत्यधिक जोखिम लेने की प्रवृत्ति के खतरों की चेतावनी भी है। फ्यूचर्स मार्केट में उनके अनधिकृत सट्टा व्यापार और बढ़ते घाटों को छिपाने की कोशिशों ने ब्रिटेन की सबसे पुरानी और सम्मानित वित्तीय संस्था को ध्वस्त कर दिया। लीसन की हरकतों से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, बैंक की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई और इसने बैंकिंग उद्योग में कठोर जोखिम प्रबंधन और निगरानी की आवश्यकता को उजागर किया। हालांकि उनके कार्यों ने भारी विनाश किया, लेकिन उनकी कहानी आज भी जवाबदेही और पारदर्शिता के महत्व की याद दिलाती है और यह दिखाती है कि अनियंत्रित लालच और अहंकार के क्या परिणाम हो सकते हैं।